Good morning, everyone. My name is Priyanka Sharma. I hope all of you are good. I'm your social science teacher. Today, we are going to continue our chapter, Our Environment. In this chapter, we are going to discuss about atmosphere, then about biosphere, and then about ecosystem. In the last video, we have discussed about the meaning of environment. हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस करा था कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, राइट। एनीथिंग विच सराउंड अस, जो जो भी हमारे आसपास है वो क्या बनाता है, हमारा एनवायरनमेंट। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द टू डोमेन्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन से हमारे टू डोमेन्स? Lithosphere and hydrosphere. And in this video we are going to discuss about other two domains of the earth, atmosphere and biosphere, and we will also discuss about the ecosystem in this video. First of all, we are going to discuss what do you mean by atmosphere. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? एक लेयर है एयर की। किसकी लेयर है? एयर की लेयर है जिसने अर्थ को सराउंड कर रखा है, जो कि अर्थ को कवर करा हुआ है, ठीक है, जिसने अर्थ को कवर कर रखा है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स दैट सराउंड्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। जो ये एटमॉस्फेयर है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें क्या है? एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, वाटर वेपर है एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं। बेसिकली इन अ सिंपलर वर्ड हम इसको कॉमन वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है? ये एक लेयर है एयर की जिसने अर्थ को कवर करा हुआ है, अर्थ को कवर करने वाली एक लेयर, ठीक है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये किस चीज़ का मिक्सचर है? एटमॉस्फेयर में क्या है? हमारी डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, वाटर वेपर है एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं। जो एटमॉस्फेयर है इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? इट protect us from the harmful solar radiation like ultraviolet rays and scorching heat of the sun. एटमॉस्फेयर हमें किससे बचाता है? एटमॉस्फेयर हमें बचाता है सन की हार्मफुल रेज, जो सन से डेंजरस रेज आ रही है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उन रेज से हमें बचाता है एटमॉस्फेयर। एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, जो सन की जो हीट है, एक्सेस ऑफ हीट है, उससे हमें कौन बचाता है? एटमॉस्फेयर। okay, the gases in the atmosphere are useful to us in various way. अब एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं। अब ये जो गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। गैसेस हमारे लिए कैसे यूज़फुल है? फर्स्ट वन, नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नाइट्रोजन क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है। अगर सॉइल फर्टाइल होगी तभी उसके अंदर प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे। तो उसकी फर्टिलिटी की को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हमें कौन प्रोवाइड कर जाता है? एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज़ द गैस दैट लिविंग बींग्स ब्रीद इन। हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है प्लांट को क्या प्रोड्यूस करने में? फूड प्रोड्यूस करने में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। Carbon dioxide also keeps the earth warm by absorbing the heat radiated from the surface. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ के टेम्परेचर को क्या रखता है? वार्म रखता है।
कैसे रखता है कि वो सन की रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा अर्थ का सरफेस कैसा रहता है, वार्म रहता है। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अब जो हमारा जो एटमॉस्फेयर में है उसमें क्या प्रेजेंट है, ओजोन, और यही ओजोन जो है जो हमें किससे बचाती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करती है, ओजोन। हमने क्या डिस्कस करा था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर है गैसेस का, वाटर वेपर, गैसेस का, वाटर वेपर का एंड डस्ट पार्टिकल्स का। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, वो हमारी कैसे हेल्प करती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि वाटर वेपर कैसे जो एटमॉस्फेयर में है वो हेल्प करता है। सो जो वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस एंड प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेशन। अब हमारी अर्थ की सरफेस से वाटर इवेपोरेट होता है, ओके वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में। वहाँ पे वो क्या होता है, कंडेंस होता है, एंड उसके बाद क्या होती है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, ओके। नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर में। सो दीज डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज द रीजन दैट आवर स्काई अपीयर्स ब्लू। हमारा स्काई जो ब्लू है वो किसकी वजह से है, डस्ट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। इट इज़ ऑल्सो द प्लेटफॉर्म फॉर कंडेंसेशन। ये एटमॉस्फेयर ही है जहाँ पे हमारे जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होते हैं और उसके बाद क्या होती है, प्रेसिपिटेशन, ओके। सो दीज ऑल आर दी एडवांटेजेस ऑफ एटमॉस्फेयर। इस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए यूज़फुल है। कैन यू टेल मी हाउ एटमॉस्फेयर इज़ यूज़फुल फॉर अस। एटमॉस्फेयर हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। फर्स्ट थिंग, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है, ओके। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस एंड प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेशन। जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उस वो जो होता है जब वो कंडेंस होता है उसी के बाद क्या पॉसिबल होती है, रेनफॉल। नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, दे आर द रीज़न फॉर अपीयरेंस ऑफ स्काई एज ब्लू। हमारा जो स्काई ब्लू कलर का है वो किसकी वजह से है, जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। सो इन दिस वे एटमॉस्फेयर इज़ यूज़फुल फॉर अस। इस तरीक़ों से एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फैक्ट्स, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। वो लेयर जिसने अर्थ को घेर रखा है, कवर कर रखा है, यही एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन एग्जॉस्फेयर, नेक्स्ट थर्मोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, then stratosphere, and in the last troposphere. Now our next main topic is biosphere. Biosphere is a sphere of living organism. हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, बायोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ एनवायरनमेंट। ये अर्थ का वो हिस्सा है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। बायोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पर लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्ट होते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। और इन अ सिंपलर वर्ड वी कैन से इट इज़ द जोन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पर लैंड, एयर एंड वाटर इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। The biosphere is a sphere of living organism. It is a narrow zone of the earth where lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet and interact with each other to support life.
बायोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ये वो पार्ट है जहाँ पे लैंड, एयर, वाटर जो है इंटरैक्ट करती है और लाइफ को पॉसिबल बनाती है। इट इज़ अ प्लेस ऑन दी अर्थ, ये वो प्लेस है जहाँ पे लिविंग कंडीशन पॉसिबल है, जहाँ पे जो है हम लोग रह सकते हैं। ओके, द मेन एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर आर, मेन एलिमेंट्स क्या हैं बायोस्फीयर के? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। क्या है मेन एलिमेंट्स बायोस्फीयर के? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? आपके प्लांट्स, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं। एंड कंज्यूमर कौन होते हैं? जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। कौन अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर। वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर पे। लिविंग बींग्स एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। हम लोग कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं? बायोस्फीयर में। क्योंकि लाइफ कहाँ पॉसिबल है? बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर में लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि लैंड, एयर, वाटर कहाँ अवेलेबल है? बायोस्फीयर में। सो लाइफ हमारी कहाँ पॉसिबल है? बायोस्फीयर में। इट मेक्स अ अर्थ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है सोलर सिस्टम में? क्योंकि अर्थ पे ही लैंड है, एयर है एंड वाटर है, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिविंग बींग्स रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हमारी जो अर्थ है उसमें क्या है? लिविंग बींग्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमंस कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, कहाँ सर्वाइव करते हैं? बायोस्फीयर में। एंड दिस ग्रेट वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये जो इतनी वेराइटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रोस्कोप की एंड बिग एनिमल्स एंड ह्यूमंस की, हम इसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। The inhabitants of biosphere are classified into two major groups. जो बायोस्फीयर में जो रहते हैं, ठीक है, उनको हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड करा है, द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करा है? प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट एंड इन टर्न डिपेंड ऑन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रास है, ओके, ग्रास के ऊपर कौन डिपेंड करते हैं? द डियर। डियर पे कौन डिपेंड करता है? लॉयन। सो ये क्या शो करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है एंड इन टर्न डिपेंड ऑन बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। बायोस्फीयर पे कैसे? अब जो आपके प्लांट्स हैं उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। वो उन्हें कहाँ से मिलेगी? बायोस्फीयर से मिलेगी, ओके। और वो अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे जब प्लांट, ये बायोस्फीयर की हेल्प से। उसके बाद उन्हें कंज्यूम कौन करेंगे? ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इन दिस वे ऑल ऑफ दीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम सब क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। The plant and animal life found in the biosphere vary from place to place. जितने भी प्लांट एंड एनिमल हमें मिलते हैं बायोस्फीयर में वो हर जगह अलग अलग होते हैं। आपको डेजर्ट में अलग टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स मिलेंगे, आपको हिली एरियाज़ में अलग टाइप के मिलेंगे प्लांट्स एंड एनिमल। क्यों? ये डिपेंड करता है जोग्राफिकल कंडीशन, एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का, उस अकॉर्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इकोसिस्टम, द बायोस्फीयर इज मेड ऑफ डिस्टिंक्ट जोन, ईच हैविंग its own physical and biological environment. These are called ecosystem. Each ecosystem is formed by interaction of all living organisms with each other and with the physical environment in which they live. In the simpler words हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड है? एनिमल्स। एनिमल्स पे कौन डिपेंड है? ह्यूमन। तो क्या है कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं।
ठीक है, एंड दे इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, और हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड है। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है आपका, लैंड, एयर एंड वाटर। सो जो जो तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कैसे बनता है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्म्स आर इकोसिस्टम। इससे हमारा क्या बनता है, एक इकोसिस्टम। द बायोटिक एंड एबायोटिक components ऑफ इकोसिस्टम आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। जो बायोटिक, बायोटिक मीन्स लिविंग, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। एबायोटिक, लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट। ये जो कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ओके, एंड ऑल एनर्जी फॉर लाइफ कम्स फ्रॉम सन। हमें मेन एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। ऑल इकोसिस्टम आर डायनेमिक इन नेचर। जितने भी इकोसिस्टम है वो डायनेमिक है, ठीक है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी और मैटर जो है वो कॉन्टीन्यूली क्या होता है, रिसाइकल्ड होता रहता है, ठीक है। एनर्जी कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफ़र होती रहती है। इन एवरी इकोसिस्टम देयर इज़ अ परफेक्ट बैलेंस और इक्विलिब्रियम इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर अमॉन्ग डिफरेंट कंपोनेंट्स। हमारे इकोसिस्टम में क्या है, एक परफेक्ट बैलेंस है, एक परफेक्ट वे में जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और उसको जो है वो रिसाइकल होती है, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। व्हेन मोर एनर्जी एंड मैटर गो आउट ऑफ एन इकोसिस्टम, अगर एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी तो इससे क्या होगा, हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर हमारी एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, तो उससे क्या होगा, हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, और इससे क्या होगा, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। द इकोसिस्टम हैज़ नो पर्टिकुलर साइज। इकोसिस्टम का कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है। इट कैन बी एज लार्ज एज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ओशियन एंड माउंटेन, और एज स्मॉल एज वाटर पॉन्ड और स्मॉल लेक। इकोसिस्टम का कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है, वो रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड जितना बड़ा भी हो सकता है और पॉन्ड और लेक जितना छोटा भी हो सकता है। इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब जो हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या है आपका, लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, एंड आपका जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे क्या एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। There is a constant interaction between biotic and abiotic elements in the forms of transfer of energy and matter. क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली इंटरेक्शन होता है हमारा बायोटिक, बायोटिक मीन्स लिविंग, एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट्स का, और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। द बायोटिक एंड एबायोटिक components ऑफ एनवायरनमेंट गो थ्रू अ नंबर ऑफ चेंजेस। जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिज़िकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जब इंटरेक्ट करेंगे तो चेंजेस आएंगे, और इसका असर इन दोनों पे बहुत ज़्यादा होता है। द फिज़िकल एनवायरनमेंट ऑब्टेन इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। जो हमारा जो फिज़िकल एनवायरनमेंट, लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, ये एनर्जी किससे लेते हैं, सन से लेते हैं। चेंज आ रहा है एयर में, वाटर में, और जो लैंड फॉर्म है, कहीं माउंटेन बन रहे हैं, डेजर्ट बन रहे हैं, प्लेट्यू बन रहे हैं, ये किसकी वजह से होता है, सोलर एनर्जी की वजह से। ओके, सो दीज चेंजेस इन टर्न इफेक्ट दी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर आपके फिज़िकल एनवायरनमेंट में अगर चेंज आएगा तो उसका असर किस पे होगा, आपके बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर। ओके, द बायोटिक एलिमेंट्स डिपेंड ऑन एबायोटिक एलिमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो लिविंग बींग्स है वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, नॉन लिविंग बींग्स पे फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल, ऑल प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड। प्लांट्स फूड किससे ऑब्टेन करते हैं,
लैंड से, वाटर, एयर एंड सनलाइट। प्लांट को क्या चाहिए फूड ग्रो करने के लिए? उसे लैंड चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, एयर चाहिए एंड सनलाइट चाहिए। ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। और हम जो एनिमल्स जो हैं उन्हें फूड कहाँ से मिलता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से मिलता है। सो ये जो बायोटिक एलिमेंट्स जो है वो क्या है, वो डिपेंड होते हैं एबायोटिक एलिमेंट्स पे अपने सर्वाइवल के लिए। द बायोटिक एलिमेंट्स ऑल्सो इफेक्ट द फिजिकल एनवायरनमेंट इन मैनी वेज। अब जो बायोटिक एलिमेंट्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, इनका इफेक्ट किस पे होता है? हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर में। एंड बोरोइंग एनिमल्स डिग अप द सॉइल। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? सॉइल को डिग अप करते हैं, होल्स क्रिएट कर देते हैं सॉइल में, जिससे क्या होता है? सॉइल फर्टाइल होती है, सॉइल लूज हो जाती है। ह्यूमन बींग्स विद देयर वेरिड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर, कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग, कॉज अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं कि वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, इससे भी क्या होता है? हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आवर सोसाइटी डेवलप इमेंसली। हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, और जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप होती जा रही है हमारी नीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल लाइफ जीते थे। हमें जो भी चाहिए होता था हम अपने नेचर से लेते थे, और हम अपने एक बैलेंस्ड लाइफ जीते थे। जितना हमें चाहिए हम उतना ही यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ और टेक्नोलॉजी आई तो हमारी नीड्स बढ़ती गई, और हमारी नीड्स बढ़ती गई तो इससे क्या हुआ? हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया। हमने क्या स्टार्ट कर दिया? हमने फॉरेस्ट को कट करना स्टार्ट कर दिया, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, हमने ट्रांसपोर्ट बढ़ा दिया, माइनिंग करी, और हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया। एंड इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ? पॉल्यूशन। अ चेंज इन द एनवायरनमेंट की वजह से क्या हुआ? पॉल्यूशन। और आपको क्या दिख रहा है? ग्लोबल वार्मिंग है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है, रिवर का पॉल्यूट होना, एसिड रेन, ये सब किसकी वजह से? ये सब हमारी वजह से, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को सही से यूज़ नहीं करा। हमने अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल इम्बैलेंस कर दिया। ओके, वी ऑब्जर्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून। हम 5 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एंड वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च। हम 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। पर ये हमारी ड्यूटी है कि अब हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर अब हमने अपने एनवायरनमेंट को नहीं प्रोटेक्ट करा तो फिर अर्थ भी बाकी प्लैनेट्स जैसी बन जाएगी, और फिर हमारा जो सर्वाइवल है वो इस अर्थ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा। नॉट ओनली ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, ह्यूमन बींग्स भी डिपेंड होते हैं अपने एनवायरनमेंट के ऊपर। हम भी अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड हैं, ठीक है, और हम भी उनकी हर चीज़ के ऊपर डिपेंड है अपने एनवायरनमेंट पे। तो हमें भी अपने एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। समरी। अब हमने इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या सीखा? एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट क्या है कि सम ऑफ लिविंग, जो सी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे आसपास रह रही है, जो सी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हमारे अराउंड है, वो हमारा क्या बनाती है? एनवायरनमेंट। नेचुरल कंपोनेंट्स इंक्लूड बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। नेचुरल कंपोनेंट्स में क्या आते हैं? बायोटिक, दैट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। Natural environment is made up of those things which are not made by man, rather created by nature. नेचुरल एनवायरनमेंट किससे बनता है? उन चीज़ों से जो हमने नहीं बनाई, जो नेचर ने बनाई है। फोर्थ, द मेन एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर आर।
बायोस्फीयर के मेन एलिमेंट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड करते हैं ऑन देयर सराउंडिंग एंड ऑन ईच अदर एज वेल। प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? अपनी सराउंडिंग्स पर और एक दूसरे पर। और क्या फॉर्म करते हैं? वो इकोसिस्टम। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि हम अपने जो एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस फॉर्म में रखें। I hope you have understood the concept of our environment, and I hope you have liked this video. Thank you for watching this.